नमस्कार। आप सभी को नया साल मुबारक हो। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपके जीवन में ये नया साल ढेर सारी खुशियां लाए, ढेर सारी उमंगे लाए, आप एकदम चहचहाते रहें इस साल, ये मेरी दुआ है। और कुछ टिप्स भी हैं। अब आप कहेंगे कि नए साल के पहले दिन मैं आशाराम बापू की तरह प्रवचन कर रहा हूं, तो प्रवचन नहीं कर रहा हूं। कुछ बातें ऐसी हैं, जब मैं पॉलिटिकल बातें अभी शुरू करूंगा, यूपी की राजनीति के कुछ नए किस्से मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले कुछ बातें हैं जो मेरे मन को लगी, तो मुझे लगा नए साल के पहले दिन आपको शेयर करना चाहिए। मेरे एक मित्र हैं, एक बड़ी टेलीफोन कंपनी में काम करते हैं। हम मध्यम वर्गीय परिवार है। औसत 1,60,000 या 1,70,000 रुपए मासिक उनकी तनख्वाह होगी। 2 बच्चे हैं उनके। 2014 में वो कहा करते थे कि मोदी जी भगवान विष्णु का अवतार हैं। बिल्कुल उसी तरह कहते थे जैसे आजकल जेपी नड्डा जी कहते हैं कि मोदी जी देवताओं के देवता हैं। राम जन्मभूमि जमीन घोटाले में नाम जिनका आया था, चंपत राय जी जो मंदिर के सर्वे सर्वा हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी विष्णु जी का अवतार हैं। इसी तरह मेरे वो मित्र कहा करते थे। आज वो आए सुबह, पिछले दिनों से कुछ दुखी चल रहे हैं। देखिए, 1,60,000 रुपए जिसकी सैलरी होती है, वो पूरे महीने का ब्यौरा बना के चलता है कि भाई 10,000 रुपए मेरे बच्चों की पढ़ाई में जाएंगे, 3,000 रुपए का दूध सब्जी आएगा, 5,000 का ये होगा, मकान का किराया देगा। इस तरह की पूरा महीने का उसका शेड्यूल होता है कि मैं 5,000 रुपए बचा के भी रखूंगा इमरजेंसी में। पिछले 3 सालों में उनके घर का खर्चा एवरेज 22 से 24 हजार रुपए बढ़ गया है। वो पेट्रोल डीजल में बढ़ गया है, वो सब्जी के दामों में बढ़ गया है, वो सिलेंडर के दामों में बढ़ गया है। तो पिछले 1.5 2 सालों से उनका वो जो भक्ति काल है वो खत्म हो चुका है। वो अब गुस्से में रहने लगे हैं कि हमने सोचा क्या था और निकले क्या मोदी जी। लेकिन इसके बावजूद भी आज सुबह वो आए, मेरे साथ चाय पीने लगे और दिखाने लगे, बोले देखिए आप, कुवैत में ये एक इतना बड़ा हिंदू मंदिर तोड़ दिया गया है। मैंने उनके मुँह की तरफ देखा, मुस्कुराया कि साल के आखिरी दिन भी इनके पास ये है। मैं कहा, "ये जानकारी आपके पास कहाँ से आई?" बोले, "अरे क्या बात कर रहे हैं आप? फेसबुक में चल रहा है और मेरे पास 6 लोगों ने देखा है। एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने मुझे भेजा है।" मैंने 10 मिनट काम किया, रिसर्च विसर्च करी और मैंने दिखाया कि इस तरह का कोई मंदिर कुवैत में नहीं तोड़ा गया है। फिर मैंने उनसे सवाल किया, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नए साल का पहला दिन है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ। देखिए, मेरे मन की कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी समझ में आ जाएँ, आपके काम की हो तो आप स्वीकार कर लीजिएगा। मैंने उनसे पूछा कि ये तुम्हारे दिमाग में ये जो दिन भर आता रहता है, यहाँ मंदिर तोड़ दिया गया या हिंदू खतरे में है, ये तुम्हारे दिमाग में कितनी देर को उत्तेजना पैदा करता है? मैं कहा ईमानदारी से बताना, मैं कोई क्रिटिक की तरह नहीं पूछ रहा हूँ। जब ये तुमने खबर पढ़ी तो इस खबर ने तुम्हारे दिमाग पे कुछ असर किया? मैंने उनको साइंटिफिक कुछ चीज़ें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ चीज़ें समझाई। मैंने कहा थोड़ी देर उत्तेजना आई मन में, उत्तेजना आई तो शरीर की नसों ने दिमाग में जाके काम किया, कुछ एसिड बना होगा दिमाग में, तो चूँकि इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो बोला, "हाँ भाई साहब, गुस्सा तो आती है, थोड़ा दिमाग में करंट भी दौड़ता है।" मैंने कहा, "अब तुम ईमानदारी से बताओ कि 2014 से पहले क्या तुम्हारे पास ऐसे मैसेज आते थे? इतनी बुरी तरह आते थे?" 1 साल पहले तो चलो मान लिया चुनाव था, उससे पहले आते थे? बोले, "नहीं, तब इस तरह की हर समय दिन भर ये सब बातें नहीं होती थी।" फिर मैंने उसको समझाया कि कितना खतरनाक हो रहा है, सारा खेल दिमाग का है। इस मन मस्तिष्क में इतना ज़्यादा तेजाब भरा जा रहा है, तो मैंने कहा इससे दूर हो। जो तुम्हें ये दिन भर ये मैसेज भेज रहे हैं, अब हिंदू खतरे में आ गया, अब मंदिर टूट गया, अब मस्जिद टूट गई, मैंने कहा ऐसे नंबरों को ब्लॉक कर दो। या जिन लोगों को चिन्हित कर लो, ये लोग ऐसे भेजेंगे, उनको ब्लॉक लिस्ट में डाल के उनके मैसेज को अनरीड कर दो, मत पढ़ो, क्योंकि आपको अपना दिमाग बचाना है। मैं यही बात आपसे विनम्रता से अनुरोध करूँगा। 2014 से पहले इस देश में हिंदू खतरे में नहीं आया था। जब कांग्रेस की सरकार थी, सो कॉल्ड वामपंथी सरकार थी और बिल्कुल हिंदुओं की रक्षा नहीं करती, तब भी हिंदू खतरे में नहीं आया। 2014 के बाद जब बड़े-बड़े राज्यों में सरकार बन गई है भारतीय जनता पार्टी की, जब देश का राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष हिंदू हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज हिंदू है, सारे राज्यपाल 1-2 को छोड़ के सब हिंदू हैं, फिर भी हिंदू खतरे में आ जाता है, बार-बार खतरे में आ जाता है। और खास तौर से जिन राज्यों में चुनाव हो जाए, वहाँ तो परमानेंट खतरे में रहता है, जब तक चुनाव के नतीजे ना आ जाएँ। और ये जो मीडिया हमारी, ये इतनी ज़हरीली मीडिया है, आपको याद होगा मैंने कई बार कहा कि जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, ये रोज़ इज़राइल हमास का युद्ध दिखा रहा था। और आप मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने कहा गारंटी ले लीजिए, मैं पत्रकारिता छोड़ दूँगा।
इधर वोट पड़े, रिजल्ट आए, उधर आपके टीवी चैनल से इजराइल हमास गायब हो जाएगा। पूरे दिन दिखा रहे थे इजराइल हमास, इजराइल हमास, इजराइल हमास, हमास हमारे, हमास की मानसिकता भारत, ऐसे-ऐसे एंकर थे जो अपने ट्वीट में लिख रहे थे हमास जैसी मानसिकता के लोग भारत में भी हैं, इनका भी इलाज ज़रूरी है। एक वातावरण, जहरीला नफ़रत भरा वातावरण बनाया गया था। तो नए साल के दिन मैं सारी बातें आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आपका दिमाग उत्तेजना में बना रहेगा, आपके दिमाग में ये एसिड बना रहेगा, आप किसी भी फिजिशियन से पूछ लीजिएगा जाके, किसी भी अच्छे डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, किसी भी मनोवैज्ञानिक से पूछ लीजिएगा, आपको मेरी बात गलत लगे। अगर आपके दिमाग में दिन भर ये दिमाग में मैसेज आता रहेगा, मंदिर टूटा, मस्जिद टूटी, अब हिंदू खतरे में, मुसलमान का क्या होगा? तो आपकी उम्र आधी रह जाएगी। आपके अंदर विकलांगता आने की संभावना बढ़ जाएगी। आप मानसिक परेशान हो जाएँगे, आपके अंदर एसिडिटी बनने लगेगी, उत्तेजना रहेगी, आपके हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नए साल को मैंने ये सारी बातें आपको इसलिए करी कि नए साल पे संकल्प लीजिए कि ऐसी वाहियात बातों की आपकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप अपने शौक पूरा करना सीखिए। अच्छी कविताएँ लिखिए, कविताएँ पढ़िए, किताब पढ़िए, शायरी पढ़िए, गाने सुनने का शौक है, गाने सुनिए, बागवानी करिए, लंबी ड्राइव पे चले जाइए, कुछ देर खुले आसमान को देखिए, रात या शाम है तो चाँद को देखिए। ये सब चीज़ें ज़िंदगी में लाइए, आपके अंदर प्यार भरेगी, आपके परिवार को एकजुट करने की कोशिश करेगी। देश में ऐसे बहुत सारी ताकतें हैं, जो आपके दिमाग को एसिड बना रही हैं, तो कम से कम नए साल में ऐसी ताकतों को नमस्ते, टाटा, बाय-बाय कर दीजिए। और फिर मुझसे कहिए कि ये साल अब हम चेयरफुल तरीके से मनाएँगे, कोई उत्तेजना नहीं। ना कोई इस देश में हिंदू खतरे में, ना कोई इस देश में मुसलमान खतरे में है तो नेता की कुर्सी। क्योंकि अगर आपके अंदर चेतना विकसित हो गई, आपने इन झगड़ों से बात करना बंद कर दी, तो हिंदू भी सुरक्षित रहेगा, मुसलमान भी सुरक्षित रहेगा, लेकिन नेता की कुर्सी सुरक्षित नहीं रहेगी। अब मैं आता हूँ आज के मुद्दे पर, आज की बातचीत पर। उत्तर प्रदेश देखिए बड़ा महत्व का राज्य है। ये बात बिल्कुल तय है कि जो उत्तर प्रदेश में राज करेगा, वो देश पर राज करेगा। देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें देने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और भारतीय जनता पार्टी अब तक ये मान रही थी कि ये बड़ा आसान है उसके लिए चुनाव जीत जाना, और वो तो कह रहे थे 70, 72, 75 यहाँ तक सीटें हम जीत जाएँगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे समीकरण बन रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी परेशान है। पहला समीकरण ये है कि अखिलेश यादव ने कहा हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक इनको एक साथ मिलाएँगे, पीडीए बनाएँगे। और घोसी में उसका नतीजा देखने को मिला। पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बहुत बुरी तरह हराया, हराया नहीं बहुत बुरी तरह हराया। तब हराया जब दोनों डिप्टी सीएम वहाँ कैंप कर रहे थे। 2-3 दर्जन मिनिस्टर लगे हुए थे, 100 से ज़्यादा विधायक लगे हुए थे, 3-4 हज़ार संघ के कार्यकर्ता लगे हुए थे, तब भी वहाँ पे बुरी तरह हार रही। जबकि समाजवादी पार्टी ने ऊँची जाति को वोट दिया था व्यक्ति को, लेकिन पिछड़ी जातियाँ उसके साथ थी। इसका मतलब ये है कि अगर ये गठजोड़ बना रहा तो परेशानी हो जाएगी। इधर नीतीश कुमार के फूलपुर से लड़ने की और खड़गे की बिजनौर, नगीना या रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चाएँ चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि अगर खड़गे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ गए, तो दलितों में ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पहली बार एक दलित प्रधानमंत्री देने जा रही है। और ये मैसेज इतना बड़ा है कि दलितों में चेतना का विकास होगा। ये कल्पना बहुत-बहुत बड़े हमारे महापुरुषों ने की थी कि काश, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, गांधी जी की भी कल्पना थी, काश इस देश का प्रधानमंत्री एक दलित हो। तो एक संभावना, एक चर्चा इस बात की शुरू हुई कि अगर खड़गे लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में दलित फिर एक तरफा चला जाएगा। और अगर ये हो गया, ये संभावना हो गई, तो इस ख़्याल ने भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा दी हैं कि एक दलित का चेहरा सामने आया, दलित उधर चला गया, तो ज़ाहिर है इस गठबंधन में मुसलमान भी जुड़ेगा, दलित मुसलमान जुड़े तो फिर ब्राह्मण भी जुड़ेगा, और फिर ये गठजोड़ इतना मजबूत हो जाएगा पिछड़ों के साथ आने से, अगर नीतीश फूलपुर से लड़ती है, तो भाजपा सिंगल डिजिट पे भी रह सकती है। तब एक कार्ड की प्लान की गई कि अब उत्तर प्रदेश में दलित वोटों को जोड़ना है। दलित वोटरों को जोड़ना है तो फिर अब नई संकल्प यात्रा शुरू की गई कि भाई अयोध्या में जब रोड शो होगा तो एक नया नाटक किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के दौरों में नाटकों की कमी नहीं है, चाहे एम्बुलेंस आ जाना हो, चाहे कोई और नाटक हो। तो इस बार भी प्रधानमंत्री गए तो अचानक ये हुआ कि एक महिला के घर पहुंच गए, वो 10वीं करोड़ नंबर की सदस्य थी और एक दलित थी, तो प्रधानमंत्री जी माझी समुदाय के बीच में आती है, मीरा माझी नाम था उसका, तो उसके घर पहुंच गए और ऐसे घंटियाँ बजाई जैसे वो अचानक पहुँचे प्रधानमंत्री जी और सरप्राइज़ दे रहे हो और कैसे हो, हाथ जोड़ा उन्होंने, ये प्रधानमंत्री जी की अदा है।
फिर पूछना शुरू किया, तुम्हें ये योजना मिल गई, तुम्हें वो योजना मिल गई, तुम्हें ये योजना मिल गई। मेरे एक मित्र हैं, रिपोर्टर हैं अयोध्या में, उन्होंने इसका मालूम करने की कोशिश करी, क्या ये सरप्राइज़ विजिट थी? तो उन्हें पता चला 1 दिन पहले ही सिक्योरिटी के लोग उस पूरे मोहल्ले को जाँच गए थे, चेक कर गए थे। प्रशासन ने पूरी उस मीरा माझी की जन्मपति तैयार की थी। इसका मतलब प्रोग्राम पहले से तय था कि यहाँ प्रधानमंत्री आएँगे। अब प्रधानमंत्री जी को दलित की बहुत चिंता है, मीरा माझी की बहुत चिंता है, तो प्रधानमंत्री जी उससे एक-एक योजना पूछ रहे हैं, तुम्हारे पास मीटर लग गया, बिजली का बिल आता है, पहले कहाँ बनती थी? उज्ज्वला चूल्हा भी इतना, आप उस वीडियो को देखिएगा, इतना लाल, आपको चटक लाल दिखाई देगा कि आपको लगेगा ये तो बिल्कुल अभी-अभी नया पेंट हो के आया है, नया चूल्हा। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी को उस दलित महिला से बात ही करनी थी, उसका दुःख दर्द जानना था, उसकी हकीकत जाननी थी, तो वहाँ कैमरे क्या कह रहे थे? और उस वीडियो को देखिएगा, प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, उसमें उस महिला की आवाज़ इतनी क्लियर आ रही है, प्रधानमंत्री जी महिला के बीच में करीब 3 फीट की दूरी होगी, ज़्यादा होगी, और कैमरा नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब कैमरा 6 या 7 फीट की दूरी पे था। और 7 फीट की दूरी पे अगर नॉर्मल महिला बात कर रही है, तो इतनी क्लियर आवाज़ नहीं आ सकती। इसका मतलब कोई माइक महिला के कपड़ों में लगाया गया था, जिससे आवाज़ क्लियर हो, प्रधानमंत्री का और मीरा माझी का संवाद क्लियर हो। तो क्या आप दलित का मान बढ़ाने गए थे, सम्मान बढ़ाने गए थे, या दलित का अपमान करने गए थे? आप एक दलित की बेबसी, उसकी बेचारगी, उसका टूटा घर, उसकी खराब स्थिति को देश को दिखाने गए थे। अगर आपको दर्द होता, आपको लगता है 10वीं करोड़ की उज्ज्वला योजना है, तो आप ऐसे ही चले जाते, बिना कैमरे के चले जाते। लेकिन मैसेज देना था, दलितों को मैसेज देना था। दरअसल अयोध्या में इसके बड़े अर्थ निकाले जाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। पहली कोशिश उन्होंने करी, उन्होंने एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा। और ये कोशिश इसलिए करी कि गर्भगृह की जब प्राण प्रतिष्ठा की पूजा है, तो उसमें 5 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जो वहाँ पे पूजा करेंगे। अभी तक की जो जानकारी मिली है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्य पुजारी वहाँ के, ये 5 लोग हैं। अब आप मुझे बताइए, मोहन भागवत वहाँ किस हैसियत से बैठेंगे? मोहन भागवत क्या संवैधानिक पद पर हैं? ये मंदिर एक ट्रस्ट का है, ये इसमें करोड़ों लोगों ने चंदा दिया है। मोहन भागवत किस हैसियत से उस मंदिर में बैठेंगे? मोहन भागवत ब्राह्मण हैं, संघ में हमेशा ब्राह्मण ही संघ प्रमुख होता है, केवल एक रज्जू भैया को छोड़ दीजिए, तो अधिकांश रज्जू भैया के अलावा सारे ब्राह्मण होते हैं। तो बात आई कि गर्भगृह की पूजा में आखिर राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? राष्ट्रपति आदिवासी हैं, पहले भी विवाद हुआ था कि दलित में एक बार एक जगह और राष्ट्रपति को रोक दिया गया था। कोविंद साहब को रोक दिया गया था, वो दलित हैं। तो क्या अभी भी मंदिर में पूजा करने में, मंदिर के गर्भगृह में जाने में दलितों को इजाज़त नहीं है? और फिर एक बहुत बड़ी बात ये उठी थी कि भई राम मंदिर का मुख्य पुजारी दलित क्यों नहीं बना दिया जाता? क्या ज़रूरी है? ब्राह्मणों का कॉपीराइट है कि ब्राह्मण ही बनेंगे? इस बार एक बड़ा समरसता का संदेश देना है। संघ क्या करता है? दलितों के जाएगा, खिचड़ी भोज करेगा, खिचड़ी खाएगा, कहेगा हम दलितों के परिवार के, दलित हमारे परिवार के। भई नाटक नहीं चाहिए। दलितों के परिवार के हो तो एक नई घोषणा करो। ये कहो कि राम मंदिर का मुख्य पुजारी इस बार दलित होगा। अब क्या ब्राह्मण देवता क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि भाई दलितों को इतने पूजा-पाठ श्लोक नहीं पता, वो जो जिन्होंने बहुत पूजा-पाठ करी है उनके टेस्ट हुए और उसमें हम कर दिए गए। भाई 5 महीने लगते हैं। अगर श्लोक नहीं आता, अभी मंदिर बना भी नहीं है। और मेरे को तो एक बहुत बड़े धर्माचार्यों ने कहा, ये पहली बार हो रहा है, बड़ा गलत हो रहा है। जब मंदिर पूरा बन जाता है, तब प्राण प्रतिष्ठा होती है। यहाँ पे मंदिर बनानी और प्राण प्रतिष्ठा भगवान की पहले हो रही है, ये अपशकुन है, ठीक नहीं है। इतने बड़े भगवान का मंदिर। लेकिन समस्या ये है, अगर मंदिर बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो, तो 2024 का चुनाव तो खत्म हो जाएगा। और 2024 का चुनाव अगर राम मंदिर के मुद्दे पे नहीं लड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछेगा नहीं। वो किस मुद्दे पर लड़ेंगे? तो महंगाई के मुद्दे पर लड़ेंगे। वो ये कहेंगे हमने तुम्हें बहुत सारी नौकरियाँ दे दी हैं। असल में हकीकत ये है, बेरोजगार लगातार परेशान हैं। लगातार लखनऊ में धरना दे रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने पेट्रोल डालने की कोशिश करी। इस तरह की तमाम घटनाएँ सामने आती रहती हैं। तो किस मुद्दे पर लड़ेंगे? तो मुद्दा है राम मंदिर। और राम मंदिर मुद्दे पर लड़ेंगे, तो दलितों से पूछा जाएगा, भाई तुम्हारा मुख्य पुजारी बनाएंगे क्या? तुम घंटा बजाओगे केवल, मतलब बाहर बैठ के अपने घर में, गांव में तुम्हें वो चावल भेज देंगे, भगवान राम का कोई प्रसाद भेज देंगे, तुम उसी से खुश रहो। और वहां गर्भगृह में पंडित जी पूजा करेंगे, एक और पंडित जी संघ प्रमुख पूजा करेंगे, बाकी 3 लोग करेंगे, राष्ट्रपति नहीं आएगी, क्योंकि वो समुदाय से आती है, जिस समुदाय को शायद गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं, तभी उनको नहीं बुलाया गया होगा। इसके बड़े खराब संदेश आ रहे थे।
दलितों में इसकी चर्चा हो रही थी। तो प्रधानमंत्री जी एक दलित के घर गए और पूरा एक प्रायोजित नाटक किया गया। लेकिन बात बनी नहीं। जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बातें फिर चर्चा का विषय बनी कि अगर प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ थी, तो कैमरे लेके क्यों गए? फिर एक नई तरकीब सोची गई। नई तरकीब सोची गई कि इस बार उत्तर प्रदेश में राजनीतिक प्रयोग किए जाएँ। ओपी राजभर बिल्कुल चरस किए हुए, मुझे मंत्री बनाओ, मुझे मंत्री बनाओ। और स्थितियाँ इतनी खराब है, मैंने संजय निषाद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका इंटरव्यू किया। मैंने उनसे पूछा कि भई आप निषाद की बात करते हैं। वो मुझसे बोले कि निषाद तो रामचंद्र जी के सबसे करीबी मित्र थे। निषादों का तो रामचंद्र जी के संग बिल्कुल जन्मांतर का नाता है। तो मैंने कहा अगर निषादों का राम जन्मभूमि से, राम मंदिर से जन्मांतर का नाता है, तो आप डिमांड करो ना कि एक मुख्य पुजारी निषाद बना दिया जाए। बढ़िया संदेश आएगा। ब्राह्मणों को क्यों? तो योगी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद मुझसे कहते हैं, वहाँ ब्राह्मण पुजारी इसलिए बनाया गया कि ब्राह्मणों की जीन अच्छी होती है। उनके जो जीन आ रही होती है ऊपर से, उनका वो जीन बड़ा अच्छा है, मतलब उनके अंदर एक नए-नए गुण पैदा होते हैं। अब मुझे बताइए, मेरे अंदर, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जो किसी दलित के अंदर नहीं है? मेरे ऑफ़िस में तो जो 1-2 लोग दलित काम करते हैं, मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है कई काबिल होते हैं। मेरे मित्र जो 1-2 दलित हैं, वो विचारक हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा योग्य हैं। मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है जो किसी दलित परिवार में नहीं हो सकता, ब्राह्मण होने के बावजूद मैं कह रहा हूँ। मेरे अंदर कोई ऐसा जीन नहीं है, कोई ऐसा गुण नहीं है। ये कहाँ से आ गया कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, वही मंदिर का पुजारी बनेगा, वही राम मंदिर का इंचार्ज बनेगा और दलित केवल वोट देगा, उसके संग फोटो खिंचाए जाएँगे, उसके संग खिचड़ी खाई जाएगी। इस चीज़ के संदेशे ने बेचैनी पैदा कर दी। तो फिर बात ये आई कि अब उत्तर प्रदेश में दलितों को मैसेज देने के लिए एक डिप्टी सीएम भी दलित शायद बनाया जाए। संघ में इस बात की चर्चा हो गई है कि 2 डिप्टी सीएम हैं। एक पिछड़ी जाति से आते हैं केशव मौर्य जी, जिनकी योगी आदित्यनाथ से पटती नहीं है। दूसरे ब्राह्मण हैं ब्रजेश पाठक। तो ब्राह्मण हो गया, पिछड़ी जाति का हो गया, तो एक दलित को इस बार डिप्टी सीएम बनाया जाए। आगरा की बेबी रानी मौर्य का नाम बहुत तेज़ी से चल रहा है, महिला भी हैं और दलित जाति से भी आती हैं। तो ये हुआ कि 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएँ। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो शायद उसमें आपको ये बात नज़र भी आ सकती है। संघ के नागपुर के मेरे मित्र, दिल्ली के भाजपा के एक मेरे सीनियर मित्र, उन दोनों ने इस बात की पुष्टि करी है। वो नाम तो मैं उनका नहीं ले सकता, व्यक्तिगत बातचीत थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, इस बात पर चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में एक दलित डिप्टी सीएम बनाया जाए। और ये सारी रणनीति इस बात की है क्योंकि चुनाव सिर पर है और लोकसभा में अगर उत्तर प्रदेश में कुछ भी लोचा हो गया तो दिल्ली हिल जाएगी। दिल्ली ना हिले, दिल्ली सर्वकुशल रहे, प्रधानमंत्री बन जाए, तो यूपी मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। इधर यूपी में ये भी है कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल नाखुश चल रहे हैं। उनके संग जो कुछ हुआ है वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा। मैं बहुत जल्दी इस पे वीडियो बनाऊँगा एक, और आपको बताऊँगा कि योगी आदित्यनाथ को फिर कैसे पटकनी की है दिल्ली दरबार ने। मैं इस पे आज ही मैं कोई कोशिश करूँगा सारे तथ्यों के साथ आपको एक वीडियो बनाऊँ, 4 पीएम पे रहेगा, आप देखिएगा। तो योगी आदित्यनाथ भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली उनके लगातार पर कतर रहा है। दिल्ली चाहता नहीं है कि वो उनका ज़्यादा उनका ब्रांडिंग हो जाए। दरअसल हिंदुत्व के वो बड़े चेहरे बन गए हैं। वो मोदी के समकक्ष आ गए हैं, नारे लगने लगे हैं कि हिंदुत्व का शेर योगी योगी, मोदी के बाद योगी, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, योगी आदित्यनाथ कैसा हो। ये ब्रांडिंग होने लगी। देश के अलग-अलग राज्यों में योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ती जा रही है और ये दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है कि अगर हिंदुत्व की ये ब्रांड बढ़ता रहा, ये ब्रांडिंग बढ़ती रही, तो फिर योगी एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। फिर अमित शाह क्या करेंगे? तो जो योगी के पर कतरने की कोशिश चल रही है, तो दिल्ली को डर है कि पलट के योगी ने कुछ खेल कर दिया, तो दिल्ली का मोदी जी का सपना चूर-चूर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है, एक डिप्टी सीएम नया दलित मिल सकता है, तो आप मस्त रहिए, आप खुश रहिए, राजनीति को देखते रहिए। देखिए, ज़िंदगी क्या होती है? मैंने कांग्रेस का वीडियो देखा राहुल गांधी का, नए साल पे, वो मेरे को दिल को छू गया वो वीडियो। राहुल गांधी फल तोड़ रहे हैं, अपनी माँ के साथ किचन में काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, माँ-बेटे के संग सहज रिश्ते। इन रिश्तों को सहेजना शुरू करिए। इन नफ़रत के जंजाल में आप फँसते जाएँगे, रिश्ते ये खत्म होते जाएँगे। आप वो कांग्रेस का वीडियो देखिए, मैं लगा रहा हूँ विंडो में, उस वीडियो को देखकर आपको, ये कांग्रेस के यूट्यूब से मैंने लिया है और आपको देख के लगेगा कि देखिए, रिश्ते को जीना, ये सबसे सहज कला है। आप परिवार को जिए, किसी से भी मिले, आप पूरी तरह मिलिए, अधूरे मन से मत मिलिए और कोशिश करिए जिस व्यक्ति से आज मिले। मैं एक कार्ल मार्क्स को पढ़ रहा था,
तो उसमें मुझे कुछ राजनीति की लाइनें बहुत अच्छी लगी। मैं कई दार्शनिक को पढ़ता रहता हूँ, फ़िलॉसफ़ी मेरा विषय रहा है, तो मैं दर्शन शास्त्र पढ़ता रहता हूँ। उसमें कहा गया है कि जो नकारात्मक विचार वाले लोग हों, उनसे जितनी जल्दी और जितनी तेज़ी के साथ आप दूर हो सकते हैं, हो जाइए। क्योंकि उनकी नकारात्मकता आपकी ज़िंदगी के अंदर आ जाएगी। वो आपको भी अपने जैसा बना लेंगे और यकीन मानिए आप उनके जैसे हो गए, मैंने जैसे शुरू में कहा आपका दिमाग तेज़ाब बनेगा, आप कुछ सोचने लायक बचेंगे नहीं। मैं ऐसी कोई कामना नहीं करना चाहता। ये नया साल जोश से मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए, चीयर्स करिए और डांस करिए और कहिए कि भगवान ने इतनी सुंदर नेचर दी है, इतनी सुंदर प्रकृति दी है, हम सबको बनाया है, हम सबसे प्यार करें, सब लोगों को एक समान रखें, धर्म और जाति से ऊपर उठ के इंसान होना सीखें और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। पुनः आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। मुझ पर भी प्यार बनाए रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और जॉइन करिएगा। हमने राज्यों के चैनल बड़ी मेहनत के साथ खड़े किए हैं, 4 पीएम यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और 4 पीएम बॉलीवुड। और इस साल एक खुशखबरी और देने जा रहा हूँ कुछ ही दिनों में एक नए चैनल के साथ। आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। ये मेरा प्रयास भी है, मेरा प्यार भी है और मेरा ये विनम्र अनुरोध भी है। विश यू वेरी, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।